हेलो एवरीवन, निर्णय आईएएस में आप सभी लोगों का स्वागत है। नाउ एट द वेरी बिगिनिंग आई विल टेल यू स्नेहिल सर इज नॉट प्रेजेंट, ही इज आउट ऑफ द स्टेशन, सो उनकी जगह आई एम गोइंग टू कवर द करंट अफेयर्स, द पॉलिटी एंड गवर्नेंस करंट अफेयर्स फॉर द लास्ट वीक। 7 नवंबर से 13 नवंबर के करंट अफेयर्स को मैं कवर करने जा रहा हूं। I'll try my level best. Of course, I cannot be as good as him, but then I'll give my 100%. So before I begin, हमेशा की तरह कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स। सर के बैच से आपको जुड़ना है, इनरोल कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा, सो यू कैन गो थ्रू दैट। संकल्प बैच में आप ज्वाइन कर सकते हैं, यू कैन यूज हिज कोड, यू कैन गेट बेटर डिस्काउंट्स। इसके अलावा एवरीवन, यू ऑल नो, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि भाई हमारे निर्णय आईएएस के बेहतरीन रिजल्ट्स आए हैं। अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव क्लियर्ड द एग्जाम, इंटरव्यू ये लोग देने जा रहे हैं, सो वी congratulate them. At the same time, we also hope they get great ranks. So that is the thing that is about this. Now everyone do like it, do subscribe, do comment and do share. वो आपको करना है। Now all of you, ये पहला टॉपिक देख सकते हैं everyone, आप देख सकते हैं तेजस्वी प्रसाद यादव का यहाँ पिक्चर है एंड बेसिकली ये अपने नॉमिनेशन के प्रोसेस में जब गए होंगे तब का ये पिक्चर है ना। यहां पे सवाल ये उठ रहा है और ये आर्टिकल आया है कि भाई नॉमिनेशन प्रोसेस में हम लोगों को रिफॉर्म्स की जरूरत है। भाई क्यों रिफॉर्म्स की जरूरत है? तो भाई कहा जाता है कि हमारा नॉमिनेशन प्रोसेस जो है ना वो कुछ ज्यादा ही मैकेनिकल हो गया। अब जैसे न्यूज में आ रहा था, अभी बिहार का इलेक्शन हुआ तो न्यूज में आ रहा था कि भाई शाम में कट ऑफ टाइम के ठीक मिनट्स पहले एक आदमी दौड़ रहा है कैंडिडेट की भाई 5 बजे के पहले पहुंच जाए नहीं तो बंद हो जाएगा, तो सेकंड्स भर की भी देरी होगी तो उसको उस दिन ये अलाउ नहीं किया जाएगा। कई जगह हमने पढ़ा कि किसी कैंडिडेट का कैंडिडेचर खत्म कर दिया गया या सस्पेंड कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने किसी कॉलम को फिल नहीं किया, कहीं एक सिग्नेचर मिस हो गया, कहीं पर मान लीजिए जहां पे 10 आपको अनुवादकों का द चिट्ठी चाहिए थी वहां पे आपने एक का भरा, तो देयर इज अ लॉट ऑफ रिजिडिटी। सो the whole idea is कि क्या ये rigidity that is there in our nomination process, is it correct or should we make some rectification in the sense कि क्या हम इस प्रोसेस को बेहतर कर सकते हैं? can we do something better? because कोई अगर 2 सेकंड 4 सेकंड से डिले कर गया तो उसको कंटेस्ट नहीं करने दीजिएगा। ये तो एक तरह से डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के अगेंस्ट जा रहा है, कंसर्न्स है हमारे डेमोक्रेसी को लेकर। And that's why in this article we'll also talk about the fact that कि भाई technicality should not be the paramount thing when it comes to nomination। सिर्फ टेक्निकल आधार पे आपने किसी का नाम काट दिया, प्रोसीजर में कुछ गलती हो गई, प्रोपोर्शनैलिटी में कुछ गलती हो गई, लैक ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज वेरी क्लियरली विजिबल ओवर हियर। प्लस यहां पे भाई इनका चेहरा कट गया, बट जो भी रिटर्निंग ऑफिसर्स होते हैं इनके पास कुछ ज्यादा ही पावर है, बहुत ज्यादा पावर होता है। और अगर मान लीजिए इनका कैंडिडेचर किसी भी कारण से रिड्यूस हो जाता तो भाई इलेक्टर के पास, जो हम लोग वोट डालते हैं, हमारे पास एक ऑप्शन कम हो जाता। सो गाइस, दैट इज द रीजन देयर इज डेफिनेटली नीड कि भाई हम लोगों को रिफॉर्म्स करने चाहिए। एंड आई विल शो यू कि आप बाकी कंट्रीज से कंपैरिजन कर लीजिए, यूके से करिए, कनाडा से करिए, जर्मनी से करिए, ऑस्ट्रेलिया से करिए, आप देखेंगे कि वहां के जो सिस्टम है उसमें चेंजेस हैं। जैसे कनाडा क्या कहती है, वो इंकरेज करती है इंक्लूजन को, वो टेक्निकल रिजेक्शंस को कम करने की कोशिश करती है। जर्मनी कैंडिडेट्स को ऑप्शन देती है कि अगर माइनर कोई छोटा मोटा गलती है ना तो उसको चेंज कर लीजिए, ठीक कर लीजिए। सो इससे फायदा क्या होगा कि छोटी मोटी गलतियों को आप इग्नोर करते हुए ट्रांसपेरेंसी बढ़ाइएगा, कंप्लायंस का स्टैंडर्ड बेहतर होगा, आरओज के जो इतने ज्यादा इनके पावर्स हैं वो थोड़े लिमिटेड होंगे और डिजिटल मॉडर्नाइजेशन भी होगा। सो एवरीवन, लेट्स लुक एट दिस आर्टिकल। एज आई सेड, हमारा जो नॉमिनेशन प्रोसेस है वो इंश्योर करता है कि सिर्फ एलिजिबल कैंडिडेट्स इलेक्टोरल एरेना में आए। बट पिछले कुछ सालों में क्या हुआ है कि बहुत ज्यादा एक्सेसिव प्रोसीजरल स्क्रूटनी हो रही है, टेक्निकलिटीज हो रही है, विच मेक्स इट वेरी वेरी डिसिसिव देन एक्चुअल क्वालिफिकेशंस। भाई आप सही मायने में डिस्क्वालीफाई किसी को क्यों करेंगे कि कुछ बहुत मेजर कुछ कर रखा है, एरर कर रखा है, मान लीजिए इंडियन सिटीजन नहीं है, भर रहा है, और तब आप उसको डिस्क्वालीफाई करिए। एज नहीं है, डिस्क्वालीफाई करिए। छोटा मोटा गलती के लिए आप नहीं करना चाहेंगे। सो गाइस,
डिस्प्यूट्स भी होते हैं, कई बार जेन्युइन कैंडिडेट्स को कॉन्टेस्ट नहीं करने दिया जाता है, कंसर्न्स हैं डेमोक्रेटिक फेयरनेस पे। एंड भाई वोटर को एक आदमी जिसको चुनना चाहता है वो उसको चुन नहीं सकता, तो यहां पे ये चीज भी आपकी कर्टेल हो जाती है। सो अभी का इशू पहला, ज्यादा प्रोसीजर की बात हो रही है, छोटे क्लरिकल लैप्सेस के कारण रिजेक्ट हो जाता है। भाई कोई कॉलम मिस हो गया, कोई एंट्री इनकंप्लीट है, फ्यू मिनट्स के लिए लेट हो गए, रिजेक्टेड। आरओ के पास बहुत ज्यादा पावर है, वाइड पावर स्क्रूटिनी के वक्त, जो कि एट टाइम्स इज नॉट करेक्ट, क्योंकि कभी कभी क्या होता है इनकंसिस्टेंट डिसीजंस ले लिए जाते हैं। लैक ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, सी सिस्टम ट्रीट्स हर मिस्टेक को बहुत बड़ा मिस्टेक, ग्रेव मिस्टेक, तो भाई दैट इज नॉट करेक्ट। छोटे मोटे एरर्स को छोटा मोटा मानकर उसको देयर शुड बी कि ट्रिवियल एरर्स हैं, सुधारने का मौका डेफिनेटली यहां पर देना चाहिए। सो इफ यू सी, एज आई सेड, एक कैंडिडेट अगर रिजेक्ट होता है तो वोटर का चॉइस कम हो जाता है। जेन्युइन कंटेंडर जो होते हैं उनको हटा दिया गया तो वोटर के नॉट वोट फॉर देम। इनकंसिस्टेंट स्टैंडर्ड्स भी होता है, कोर्ट्स ओकेजनली रॉन्गफुल रिजेक्शन को ओवरटर्न करती है, बट देन देयर इज नो यूनिफॉर्म क्राइटेरिया। पेपर वर्क बहुत ज्यादा है भाई, यहां पर डेमोक्रेटिक इंटेंट पे फोकस नहीं है, यहां पर फोकस यह है कि भाई आपने कितना ज्यादा पेपर वर्क सही ढंग से किया है या नहीं किया है। कंपैरिजन आप अदर कंट्रीज से करिए, आपके पेपर 2 में है कंपैरिजन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन विद द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ अदर कंट्रीज। ऑफ कोर्स ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में आता है, बट स्टिल वी कैन डू दिस कंपैरिजन। आप देख सकते हैं जर्मनी एंड ऑस्ट्रेलिया ये छोटे मोटे करेक्शंस को परमिट करती है। ये कहती है कि कैंडिडेट्स जो हैं माइनर डिफेक्ट्स को फिक्स कर सकते हैं बिफोर द डेडलाइन। सिमिलरली कनाडा ये करेक्शन का विंडो देती है लमसम 48 घंटे का, और कहती है भाई कि भाई इससे इंक्लूजन, ज्यादा से ज्यादा लोगों को भागीदारी मिलेगी इन द इलेक्शंस, और टेक्निकल रिजेक्शन को रिड्यूस किया जाता है। सिमिलरली गाइस यूके में एडमिनिस्ट्रेटिव वेरिफिकेशन होता है, थोड़ा बहुत लाइट टच इसमें किया जाता है, थोड़ा चेंजेस किए जाते हैं, और जुडिशियल स्टाइल स्क्रूटिनी की एक एक चीजों को एकदम बारीकी से देखा जा रहा है, उस चीज को यहां पे अवॉइड किया जाता है। सो इफ द अदर डेमोक्रेसीज कैन डू समथिंग लाइक दिस, व्हाई कैंट इंडिया थिंक अबाउट दिस? भाई हम क्यों नहीं कर सकते? हमें भी सोचना चाहिए। तो हम क्या रिफॉर्म्स प्रपोज करेंगे गाइस? पहला, डिजिटल। भाई एआई के जमाने में इतना पेपर वर्क का क्या जरूरत है? आप जाइए डिजिटल मॉडर्नाइजेशन पे, आईडी लिंकिंग करिए, डेटा चेक्स ऑटोमेटेड करिए, ऑनलाइन नॉमिनेशन पोर्टल्स करिए, रियल टाइम अलर्ट कि भाई अगर आप कोई डिटेल मिस कर रहे हैं तो वो भाई पॉइंट आउट करे एरर। जैसे मैं यूपीएससी का फॉर्म भरता हूं, यूपीएससी के फॉर्म को जब तक मैं हर चीज को नहीं फिल कर दूंगा, एस्ट्रिक्ट होता है कि भाई इसको आप छोड़ नहीं सकते, तो वैसा कुछ करिए कि कोई कुछ भी मिस ना करे। रिस्ट्रिक्टिंग डिस्क्रिशन, क्लियर गाइडलाइंस दीजिए रिटर्निंग ऑफिसर्स के लिए। सी अगेन आई एम सेइंग, सम ऑफ यू मे हैव दिस कि सर डिजिटल लिटरेसी अभी भी सब लोगों के पास नहीं है एंड ऑल दैट, आई अंडरस्टैंड दैट। सो आप आरओ वाला भी प्रोसीजर रख सकते हैं, बट देन इफ यू कैन ब्रिंग दिस इट विल ओनली रिड्यूस द बर्डन ऑफ एवरीवन। थर्ड, सब्सटैंशियल कंप्लायंस स्टैंडर्ड, ये छोटे मोटे लैप्सेस जो हैं उससे नॉमिनेशन को खत्म ना किया जाए, एंड ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपेरेंसी, कैपेसिटी बिल्डिंग करिए। तो इसके लिए क्या है कि पब्लिक डिजिटल डैशबोर्ड हो जिससे पता चले किसका एक्सेप्ट हुआ, किसका रिजेक्ट हुआ। ट्रेनिंग दीजिए स्क्रूटिनी के लिए, स्टाफ को ट्रेनिंग देनी चाहिए ताकि यूनिफॉर्म एप्लीकेशन वो इस्तेमाल कर सकें व्हेन इट कम्स टू दी रूल्स। सो एवरीवन, 21वीं शताब्दी में व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड फॉर दिस? वे फॉरवर्ड इज कि भाई देयर शुड बी ग्रेडेड स्क्रूटिनी, वो जुडिशियल स्क्रूटिनी विल नॉट वर्क। आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करिए सिंप्लीफिकेशन लाने के लिए, डिसीजन मेकिंग में अकाउंटेबिलिटी लाइए, आरओ शुड बी अकाउंटेबल, एंड वोटर चॉइस शुड बी द बिगेस्ट कंसर्न। वोटर को पूरा हक होना चाहिए, देयर शुड बी प्रोटेक्शन ऑफ वोटर चॉइस। सो एवरीवन, नॉमिनेशन स्क्रूटिनी हमारा जो है वेल इंटेंशनड है, बट देन एक्सेसिव फॉर्मलिज्म में जा चुका है। इट हैज shifted to substantive evaluation, which is not something that's great, and definitely there is enough reasons कि we should look into and we should make certain modifications into that. So everyone, this is the first topic of this particular week's polity this week.
नाउ एवरीवन, दूसरा है रेगुलेटरी स्टैक, अ ब्लूप्रिंट फॉर रेगुलेटरी स्टैक, या जिसको आप रेग स्टैक भी कहते हैं एवरीवन। What exactly is your reg stack? See, देखिए, with time what has happened is कि इंडिया में डिजिटल गवर्नेंस का जो सिस्टम है, जो इकोसिस्टम है, वो लगातार आपका बढ़ते जा रहा है। तो भाई हम लोग आधार की बात करते हैं एवरीवन, जो आप लोग याद करिए, जब हम लोग जनधन की बात करते थे तो जनधन की बात हो रही थी, यूपीआई की बात होती है। सो वी आर कंटिन्यूअसली, आप हमारा इकोसिस्टम ऑफ द डिजिटल गवर्नेंस को एक्सपैंड कर रहे हैं। सो नाउ दिस आर्टिकल इज टॉकिंग कि नेक्स्ट स्टेप जो है वहां पे दैट इज रेगुलेटरी स्टैक और रेग स्टैक। बेसिकली इसका आइडिया ये है कि इससे क्या होगा कि क्लैरिटी जो है वो आपकी बढ़ेगी, प्रिडिक्टेबिलिटी यहां पे बढ़ेगी, compliance processes जो है across the sector that would become better, because presently क्या है, again वही पिछले ही टॉपिक से रिलेटेड है, presently आप बहुत ज्यादा रिलाई करते हैं ऑन पेपर वर्क। सो पेपर वर्क को कंप्लीटली कम करने के लिए एंड डिस्क्रिशनरी अप्रूवल्स को कम करने के लिए, ये जो अनसर्टेनिटी रहती है, जो डिले हो जाता है, स्कोप फॉर करप्शन आ जाता है, तो उन सब को कम करने के लिए रेग स्टैक को लीजिए, रेगुलेटरी स्टैक को लीजिए। इससे फायदा क्या होगा? अक्रॉस द बोर्ड सेम सेट ऑफ रूल्स होंगे, यूनिफॉर्म होंगे, वेरीफाइबल डिजिटल प्रोसेस होगा। सो दिस वुड बी रियली वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर अस। सो एवरीवन, रेग स्टैक, और एज इट इज बीइंग रेफर्ड टू योर एज रेगुलेटरी स्टैक। नाउ एवरीवन, क्यों मैटर कर रहा है? बिकॉज हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हैं पेपर वर्क पे, डिस्क्रिशनरी अप्रूवल पे, करप्शन भी हो जाता है, अनसर्टेनिटी है, डिले है, एंड इसको रिप्लेस करना है विथ यूनिफॉर्म वेरीफाइबल डिजिटल प्रोसेसेस। नाउ एवरीवन, भारत को क्यों एक रेगुलेटरी स्टॉक की जरूरत है? भाई कुछ मिसिंग है अभी, देयर आर सम गैप्स इन आवर सिस्टम, और ये जो रेग स्टैक है ये उन गैप्स को फिल करेगा। तो फॉर एग्जाम्पल गाइस, इफ आई शो यू डायरेक्टली इन द स्लाइड, क्या गैप्स हैं? सो अलग अलग मिनिस्ट्री, अलग अलग रूल्स, अलग अलग प्रोसेसेस, म्युनिसिपैलिटी में जाइए अलग रूल, रेगुलेटर के पास जाइए अलग रूल। हम सभी लोग देखते हैं गाइस, अगर मैं एक डीएल बनवाने जाऊं, आरटीओ में बिल्कुल अलग टाइप का रूल हो जाएगा, वो आरटीओ का रूल कर्नाटका में अलग हो जाएगा, बिहार में अलग हो जाएगा। आप एक मिनिस्ट्री से, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जाइए, देयर इज नो कंसिस्टेंसी ऑफ रूल। पेपर वर्क की तो बात कहिए ही नहीं भाई, आप देखिए इन तमाम ऑफिसेज में देयर आर मिडिलमैन जो खड़े रहते हैं, वो कहते हैं भाई आप मुझको 250, 500, 1000 दे दो, मैं आपका ये सारा काम करवा दूंगा। भाई ये भी होता है। ऑफ कोर्स इनकंसिस्टेंट इंटरप्रिटेशन है रेगुलेशंस का, ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, भाई हमें पैसा देना पड़ता है एंड ऑल दैट, एंड रेंट सीकिंग का यहां पे वल्नरेबिलिटी हो जाता है, बिकॉज देयर आर ओपेक, आई वुड से, अप्रूवल्स, रिपीटेटिव वेरिफिकेशन है। कई बार मन में आता है ये चीज तो वहां पे करवा लिया, अब फिर से क्यों करवा रहे हैं? सो बिकॉज ऑफ दिस देयर आर डेफिनेटली सम गैप्स, जिसको रेग स्टैक जो है वो फिल करने की कोशिश करना चाहता है। इट इंटेंड्स टू सॉल्व इट। कैसे सॉल्व कर रहा है? अक्रॉस एवरी लेवल ऑफ गवर्नमेंट कंसिस्टेंसी लाएगा, गवर्नमेंट को डिस्क्रिशन बेस्ड की जगह रूल बेस्ड करेगा, एंड फिजिकल इंस्पेक्शंस को कम किया जाएगा, रादर देन दैट डिजिटल वेरिफिकेशंस हो जाएंगे। सो इफ यू ऑल सी गाइस, मेन ऑब्जेक्टिव यहां क्या है कि कंप्लायंस के मेजर्स सिंपल हो, अकाउंटेबिलिटी बढ़े, प्रेडिक्टेबिलिटी जो है वो ट्रांसपेरेंट हो जाए, मशीन रीडेबल लॉजिक हो, आपका ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस हो, बिकॉज करप्शन एंड ऑल वुड गो डाउन। सो इसके लिए रेग स्टैक में वी कैन गो फॉर अ 4 लेयर स्ट्रक्चर। सबसे पहले किसी भी चीज की आइडेंटिफिकेशन करिए, ऑथराइजेशन करिए। नंबर 2 में यू गो फॉर अ रूल इंजन दैट इज कन्वर्ट्स ऑल द लॉज इनटू कन्वर्टेबल लॉजिक। थर्ड में देयर इज डेटा एक्सचेंज, जहां पर आपके देयर वुड बी सिक्योरिंग द इंटर एजेंसी डेटा फ्लो, एंड लास्ट में आपका ऑडिट एंड oversight would be there. So we would definitely have a implementation strategy also for that. But before that, you can see everyone, objectives यही है कि simple compliance करिए, accountability बढ़ाइए, predictability and trust based governance.
So compliance क्या है? There would be single window digital processes over here. Accountability, every action becomes auditable. Predictability, rules are transparent and machine readable logic का इस्तेमाल किया जाएगा. Trust based governance, good faith में यहां सब कुछ किया जाएगा unless evidence indicates otherwise. 4-layer structure, identity and authorization, unified authentication करेंगे through आधार, पैन, all of this. Rule engine, लॉ को कन्वर्ट किया जाएगा into executable logic for give me a second. See, I'm sorry. Third, data exchange, inter-agency data flow को देखेगी, duplicate submissions को रोकेगी, and of course audit रहेगा so that there would be transparency and review at the later stage. Now, if you all see everyone, implementation plan and ethical philosophy इसकी यही रहेगी कि शुरू में आप कुछ पायलट सिटी से शुरू करिए. मान लीजिए कुछ 100 म्युनिसिपैलिटी को शुरू किया, उसमें आपने बिल्डिंग प्लान, वेंडर परमिट्स, इसको इसमें शुरू करना किया. इट्स लाइक अ प्लान, छोटे से मॉडल पे हमने करना शुरू किया. देन मिशन मोड, ये सक्सेसफुल हो गया. देन गो फॉर अ डेडिकेटेड रेक स्टैक मिशन, ये मिनिस्ट्री ऑफ आपके आईटी के अंदर में आ जाएगा. एंड दिस वुड सेट द स्टैंडर्ड स्केल एडॉप्शन. देन इंटीग्रेट इट विद पॉल्यूशन बोर्ड्स, लेबर डिपार्टमेंट, तो सारे डिपार्टमेंट्स को आप एक जगह ला रहे हैं. एथिकल गवर्नेंस का फाउंडेशन यहां पे आएगा. ये कंट्रोल को सस्पिशन ड्रिवन चेक से कंप्लायंस ड्रिवन रेगुलेशन. तो भाई हमें सस्पिशन हुआ इसलिए हमने किसी को देखा, दैट वुड बी रिड्यूस्ड, रादर कंप्लायंस कहा जाएगा. ऑफ कोर्स प्रोग्रामेबल ट्रस्ट वुड बी देयर, रूटीन केसेस वुड बी क्लियर डिजिटली. तो भाई जो ऑफिसर्स हैं वो सिर्फ एनोमलीज पे फोकस करेंगे कि अरे कुछ अलग क्यों है, कुछ अलग ही इस पे क्यों दिख रहा है. एंड ऑफ कोर्स गाइस, हमारा एक ऐसा गवर्नेंस मॉडल की तरफ हम मूव करेंगे विच इज फेयर, विच इज रिस्पेक्टेबल, विच इज सिटीजन फ्रेंडली. सो एज यू कैन सी गाइस, इसका एडवांटेज ये होगा कि ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, स्केलेबिलिटी आएगी एंड इंटरऑपरेबिलिटी. ये पांचों चीज यहां पर द बिग एडवांटेजेस आपको दिखते हैं. सो एवरीवन, ट्रांसपेरेंसी क्योंकि रियल टाइम विजिबिलिटी होगा, दिख रहा होगा क्या हुआ क्या नहीं. एफिशिएंसी, तेजी से चीजें होंगी, कॉस्ट को घटाया जाएगा, फास्टर अप्रूवल दिया जाएगा. अकाउंटेबिलिटी, डिजिटल ट्रेल रहेगा तो करप्शन आपका कम होगा. इंटरऑपरेबिलिटी, आप सेंट्रल स्टेट म्युनिसिपल रेगुलेशंस को कनेक्ट कर सकेंगे. स्केलेबिलिटी, आप म्युनिसिपल फंक्शंस लाइक टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट, रिटेल, इन सब जगह पे इसको आप एक्सपैंड कर सकते हैं. ऑफ कोर्स गाइस, देयर आर चैलेंजेस आल्सो. छोटे शहरों में डिजिटल आपका नॉलेज, डिजिटल डिवाइड इज स्टिल ह्यूज. रूरल एरियाज में उतना डिजिटल आई वुड से reach has not come. Smaller towns में also cyber security के threats हैं, bureaucratic resistance भी रहता है. Of course there are algorithmic bias है अगर आपने rules को properly सही ढंग से audit नहीं किया. And then there are limited technical capacity. So if you look at the challenges, digital divide, smaller towns में उतना अभी इसका नहीं पहुंचना, this IT का, cyber security के threats तो रहेंगे ही. ब्यूरोक्रेटिक रेसिस्टेंस, क्योंकि भाई बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स होंगे कि भाई हमारे हाथों से हमारा पावर क्यों छीना जा रहा है. ऑफ कोर्स algorithmic बायस भी होगा, देयर वुड बी रिस्क फॉर दिस आल्सो. एंड लास्टली, लिमिटेड टेक्निकल कैपेसिटी वुड आल्सो बी देयर. सो गाइस, द पाथ अहेड एंड कंक्लूजन वुड बी कि भाई स्लोली एंड स्लोली, जो हमने कहा पहले पायलट मोड में जाइए, फिर कुछ और जगह लाइए, सो यू कैन ब्रिंग इट इन अ फेज्ड मैनर. Of course, capacity building के ले जाइए, data governance, oversight, all of that should be there. Security first design should be there. Data sharing norms should be there. Hybrid decision making, automated clearance के साथ आप अगर stakes high है तो human review को भी वहां integrate करिए. Of course, guys, एक institution बनाइए, National Rec Stack Secretariat, जो इन सब चीजों के legal and technical standards को देखते रहे. So guys, if the next big reforms, if we are talking about, Reg Stack is definitely one of them. Citizen centric है, transparent है, और ये consistent system बनेगा. Everyone, moving ahead, pay commission. बहुत लोग जो सरकारी नौकरी में आप लोगों में से हैं, they would be very happy that government of India has set up the central pay commission. ये जो आपका central pay commission है, ये salary, allowance, pension,
सभी चीजों को they look into this CPC gets into this. So सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज के लिए होता है गाइस, और इवन देयर सर्विस कंडीशंस इज मॉनिटर्ड बाय देम. तो नाउ एवरीवन, ये अभी तक जो है 1946 से पे कमीशन शुरू हुआ और 7 पे कमीशन आपका आ चुका है. अब जो कमीशन आया है जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, ये इसको हेड कर रही हैं गाइस. कुछ दिन पहले मैंने इसको आपके न्यूज एनालिसिस में भी कवर किया है. अगर वो नहीं देखा है मुझसे मांग लेना, आई विल गिव यू दैट. इसमें 2 मेंबर और हैं, 18 महीने का इनका टेन्योर है. ऑल दैट इज बीइंग डन, क्योंकि गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑलमोस्ट 1 करोड़ वर्कर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हैं, अलॉन्ग विद द फैक्ट दैट देयर आर पेंशनर्स, स्टाफ एंड पेंशनर्स आर देयर. उन सब लोगों के सैलरीज को यहां डिसाइड किया जा रहा है. So, what is the objective of this pay commission, guys? Objective मैंने पहले ही कहा, सभी लोगों के पे को रैशनलाइज किया जाए, अलाउंसेस को रैशनलाइज किया जाए, एक पैरिटी मेंटेन की जाए, बराबरी, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल. प्राइवेट सेक्टर में मान लीजिए कोई आदमी 50 लाख कमा रहा है, सेम काम के लिए पब्लिक सेक्टर में उसको 15 लाख दीजिएगा तो वो आपकी नौकरी को छोड़ के उधर जाना चाहेगा. तो आपको पैरिटी मेंटेन करना है. ऑफ कोर्स गाइस, आपको फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है. आप इतना भी नहीं पे कर दें कि भाई आपके देश का बजट ही हिल जाए. तो आपको अपने वेज बिल्स को एक कंट्रोल में रखना है. लास्टली गाइस, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी स्ट्रक्चर्स को इंट्रोड्यूस करिए ताकि मोटिवेटेड रहें लोग, प्रोडक्टिविटी बढ़े, अकाउंटेबिलिटी लोगों की बढ़े. तो इफ यू लुक एट दी objectives of this, you can see guys, rationalize the pay and allowances, even the retirement benefits, pay equity, internal as well as external parity, fiscal responsibility देखिए कि भाई गवर्नमेंट का fiscal capacity क्या है, and strengthen the administrative efficiency, structure और incentive लाइए जिसके थ्रू your motivation, productivity, accountability ये सब जो है आपका improve करे. सो गाइज, इनका जो बन गया है तो इनका एक टर्म्स ऑफ रेफरेंस बनाया गया है कि गवर्नमेंट पे को आप प्राइवेट सेक्टर के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं. हमारा फिस्कल कंडीशन समझिए, हमारा कितना पेंशन लायबिलिटी है, क्योंकि नए पेंशन स्कीम के तहत 2004 के बाद आपके लोगों को पेंशन नहीं देती है सरकार, बट देन अभी भी आर्म फोर्सेस के पेंशन जो है वो सरकार ही देखती है. उसके पहले वाले लोगों का भी पेंशन अभी चल रहा है. So you have a lot of pension liability. आपको वेलफेयर कमिटमेंट्स भी देखना है, अलाउंसेस को रिव्यू करना है, वर्किंग कंडीशंस को देखना है, प्रमोशन को देखना है, जॉब सेटिस्फैक्शन को देखना है. सो गाइज, पे कमीशन क्या करेगी? स्टैंडर्डाइजेशन कर देगी, यूनिफॉर्म पे स्केल लाएगी. पिछले जो पे कंप्रेशन रेशियोज है, जैसे 7th पे कमीशन ने 1:12.5 में कॉम्पिटिटिवनेस को दिस पे कंप्रेशन रेशियो को किया था. That is to retain the talent. Then employee welfare is there, improves housing, क्योंकि सरकारी नौकरी है तो housing, health benefits, training, work life balance ये सब आ जाता है. Micro stability, fiscal impact को evaluate करती है. भाई ऑलरेडी सेंट्रल का वेज बिल 4 लाख करोड़ है, इसको और नहीं बहुत बढ़ाना है. और मॉडर्न HR जो तरीके हैं उनको भी यहां पर they would try to incorporate over here. So all this is being done as far as the terms of reference is concerned. Guys, सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? अगर मैं एम्प्लॉय हूंगा, आई वुड एक्सपेक्ट बेटर सैलरी. तो फिजिकल स्ट्रेस इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ बिग चैलेंज. नंबर 2 गाइस, ये जो रिकमेंड करते हैं जरूरी नहीं कि स्टेट्स उसको अडॉप्ट कर पाए. जैसे बिहार मान लीजिए एक पुअर स्टेट है, उनके पास उतना पैसा नहीं है कि इसको अडॉप्ट कर पाए. देन थर्ड इज गाइस, हर कोई बहुत मेरिटोरियस है, कोई लेस मेरिटोरियस है, सबको बराबर ही सैलरी मिलता है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट गाइस, देयर इज अ वेरी लॉन्ग रिव्यू साइकिल. सो डिलेड रिवीजन होता है, दैट अफेक्ट्स द वेजेस एंड मोरल. सो गाइस, अगर आप देखें चैलेंजेस यही है कि गवर्नमेंट बजट्स पे बर्डन आ जाता है, स्टेट स्ट्रगल करते हैं इनके रिकमेंडेशंस को अडॉप्ट करने में, पे हाइक्स मेरिट में डिफरेंशिएट नहीं कर पाती, और लॉन्ग रिव्यू साइकिल, डिलेड डिसीजंस जो हैं रियल वेजेस एंड मोरल को दे इफेक्ट. सो गाइस, अगर 8th CPC को देखिए एवरीवन, सो ये बात करेंगे पे स्ट्रक्चर, पेंशन, वेलफेयर एंड दी HR के लिए. ऑल दीज थिंग्स दे वुड बी टॉकिंग अबाउट. गाइस, इसका वे फॉरवर्ड क्या है? हाउ कैन वी स्ट्रेंथन इट?
all of that if we talk about, guys, you can talk about more frequent periodic commissions. भाई 46 से लेकर अब हम लोग 25 मतलब ऑलमोस्ट 80 साल में वी आर टॉकिंग अबाउट कि भाई आज तक आपके मात्र 7 ये 8वां बना, तो शायद 5-5 साल पे अगर कर सकते हैं, इफ आई एम नॉट सेइंग इट कैन बी डन. परफॉर्मेंस एंड पे में लिंक लाइए, कोऑर्डिनेशन लाइए विद स्टेट्स टू रिड्यूस डिस्पैरिटी, इंटीग्रेट करिए डिजिटल टूल्स को एचआर मैनेजमेंट के साथ. सो गाइस, these were the topics for this week. Again, I'm saying everyone, I've covered 3 topics. Snehal sir will of course be covering much more. I had less time. I covered these 3 topics only. And guys, I hope you liked the effort that I put in. अगर कोई doubt है किसी भी point पे, you can definitely ask me about that. So guys, do subscribe to our channel, do like the video, do share it with your friends. That's all. Thank you. Goodbye.